The more professional an organization is, the more efficient and productive it becomes. Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Credibility Alliance, is organizing this webinar to help develop a core understanding of NPO governance and compliance. स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। और चूंकि हम जानते हैं, हमने सुना है ऐसे कि डेमोक्रेसी के 3 मेन पिलर्स होते हैं जिसके हम हमेशा बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और, लेकिन हमारे विद्वानों ने, कुछ लोगों से हमने ये भी सुना है कि हम जिस सेक्टर की आज बात करने जा रहे हैं इसको भी कुछ लोग डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मानते हैं। तो हम इसके महत्व को समझ सकते हैं कि हमारा महत्व कितना है। और हम लोग इसको कई नामों से पुकारते हैं। हमारे लोग कोई इसको एनपीओ बोलते हैं, कोई एनजीओ बोलते हैं, कोई वीओ बोलते हैं, कोई सीएसओ बोलते हैं, कोई सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि हमारा इस देश के डेवलपमेंट में, इस विकास की भागीदारी में इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं इतना ही कहकर अपने दोनों संस्थाओं की तरफ से, विश्व युवा केंद्र और क्रेडिबिलिटी अलायंस की तरफ से आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और मैं आगे के संचालन के लिए, चूंकि हमारे बीच में बैठे हुए हैं आर.एस. वशिष्ठ सर, तो हम लोगों ने कैसे क्या किन किन चीजों पे सोचा है बात करने के लिए, थोड़ा इस प्रोग्राम का बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीश जी को आगे इस सेशन को ले जाने के लिए। I would like to invite and welcome our esteemed panelists and distinguished participants across from different parts of the country. A very warm welcome to you all. And indeed, it's a great pleasure having you all in today's webinar. आप सभी साथियों का, हमारे सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत है। आपने समय निकाला इस अवसर पर अपने साथ शामिल होने के लिए। I would start by acknowledging the good work civil society organizations are doing across the country in COVID relief and in the various aspects of the pandemic. रजिस्टर्ड एनजीओज ही नहीं थी जिन्होंने सड़कों पे चल रहे बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे उनको मदद की। बहुत समाज के विभिन्न घटकों ने जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिए काम किया। सो now the question is that in spite of various roles that civil society has played over a period of time, the society at large is unable to see the value of civil society. There used to be a time when we used to tell people that we work for the civil society or we work for an NGO, they used to ask, आप सरकार हैं, प्राइवेट हैं, गैर सरकारी हैं, क्या है, उनको समझ में नहीं आता। आज अगर आप बोले अच्छा हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, अच्छा आप NGO हैं, तो एक तुरंत आपको पता लग जाता है कि आप उस कैटेगरी के लोगों में से हैं जहां पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ NGO बनाकर कुछ पैसे का इधर उधर करने वाले आप लोग हैं। सरकार के अलावा जितना भी सब कुछ है वो सारा नॉन गवर्नमेंटल है। ठीक है, आपने कॉर्पोरेट को एक डेफिनेशन दे दी कि जो कुछ भी बिजनेस है वो बिजनेस को आपने कॉर्पोरेट कह दिया, उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सारा ही नॉन गवर्नमेंटल है। तो सरकार की बने हुए अन्य निकाय, अधिनियम, जो प्रतिष्ठान जो कुछ भी बने हुए वो सब नॉन प्रॉफिट है। तो फिर ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का स्थान कहाँ है उसमें? तो ये जो अलग अलग परिस्थितियों में हम देख पा रहे हैं कि ये जो डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स ने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं स्वैच्छिक संगठनों के लिए। तो इसको जब तक हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक एक मुद्दा बना रहेगा। दूसरा पक्ष जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि आपने जिक्र किया कि आज सेबी के माध्यम से शेयर्स की उपलब्धता हो रही है। देश में बहुत सारे जो डोनर्स थे उन्होंने अलविदा कर लिया किसी ना किसी कारण से। उन्होंने कहा कि साहब अब इंटरनेशनल फंडिंग हम नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें।
इसका प्रभाव और परिणाम क्या पड़ा, इसका प्रभाव और परिणाम, और CSR की फंडिंग आज की तारीख में बहुत बढ़ गई, इसका प्रभाव वही पड़ा जो इस देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। जैसे छोटे छोटे उद्योग धीरे धीरे खत्म होते गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के नजरिए से जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स थे, स्थानीय स्तर पर लोग स्वैच्छिक प्रयासों को कर रहे थे, स्मॉल मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बहुत सारे डोनर्स फंड करते थे, वो आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। आज आप CSR के माध्यम से अगर फंडिंग लेना चाहते हैं, आपकी साइज अच्छी होनी चाहिए, आप उनको बता सकें कि हाँ, आपको अगर 1 करोड़ रुपए मिल रहा है तो कैसे आप 10 करोड़ रुपए का उनको मुनाफा और इंक्रीमेंटल गेन या लोगों के बेनिफिट्स आप दिला सकते हैं। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो आप CSR फंड नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि हम समुदायों को संगठित करने का काम करते हैं, समुदायों की आवाज उठाने का काम करते हैं, तो उसकी जगह नहीं है। आप तो ये बताइए कि कितने परिवारों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं, कितने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, कितने परिवारों को स्वास्थ्य पहुंचा सकते हैं। यानी उसको पूरा ट्रांजैक्शनल बना दिया। स्वैच्छिक संगठनों की जो उत्पत्ति थी वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं थी, ट्रांजैक्शनल के लिए सरकार थी, और स्वैच्छिक संगठनों का काम था कि आप इनोवेशन करें, आप समुदायों के संगठित करने की प्रक्रियाओं में काम करें। तो वो प्रक्रियाएं धीरे धीरे बहुत छूटती गई, बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं खत्म होती गई। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे नए नवयुवक हैं, आपने नहीं देखा होगा, जब टेलीविजन आए थे इंडिया में तब बहुत तरह के ब्रांड्स चलते थे, छोटे छोटे, कहीं कोणार्क और पता नहीं कितने तरह के, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब 3-4 ब्रांड ही है जिनसे आप खरीद सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में भी वही हुआ धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे मोबाइल्स में भी वही होने वाला है, और इसी तरह से स्वैच्छिक संगठनों में भी वही होने वाला है कि धीरे धीरे आपको कुछ 20-50-100 बड़ी संस्थाएं नजर आएंगी, और बाकी जो एक बहुत बड़ा एक जमीन पर खड़ी होने वाली स्वैच्छिक संगठनें की अपनी अस्मिता का सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें, जो हरीश जी ने कहा, क्योंकि मैं चुनौती के रूप में सिर्फ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो सेवी में नहीं जा सकती हैं, वो फंड नहीं ला सकती हैं, इसलिए बड़ी संस्थाओं की भूमिकाएं आज की तारीख में बदल गई हैं, और आज बड़ी संस्थाओं को फिर से वो सोचना पड़ेगा कि कैसे वो उन भूमिकाओं में जाएं जहां पर छोटी संस्थाओं के साथ मिलकर वो कुछ बड़े काम करने की परिस्थितियां बनाएं। क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखें, संस्थाएं जितनी बड़ी होती जाती हैं, उनके अपने ऑपरेशनल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ते जाते हैं, और जब तक वो जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ जुड़कर, जिनकी स्थानीय परिवेश में समझ है, स्थानीय स्तर पर पकड़ है, उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक वो शायद परिस्थितियां नहीं बनेंगी। शासन और विधि, और इसको अगर मैं स्वैच्छिक संस्थान और इस संगठन, इस क्षेत्र के संदर्भ में अगर मैं रखूं, तो द वर्ड इज NGO, and we use the term as a not-for-profit organization or a non-governmental organization. Initially, when people would work, they would actually ask you questions, whether you are from the government, are you government yourself, what are you? And today, everybody understands that you are NGOs. I will keep the tone very positive, so everybody knows that you are from an NGO. तो मुझे विधि का वो एक बात याद आ गई कि ना अभिषेको ना संस्कारः, ना अभिषेको ना संस्कारः सिंहस्य क्रियते वनः. You don't need any coronation to basically declare the lion as the king of the jungle. Your innate qualities and the work that you do, the trait itself will declare you as the king. So I feel in the context of this great country, where you have more than 6 lakh villages, and in those 6 lakh villages, there might not be a presence of a governmental body, but there definitely is the presence of a charitable body. And that speaks volume about this sector. In India, you don't need to even have an entity to carry out any kind of a charitable activity. The power to carry out any charitable activity, a charitable body in itself, is defined under the Article 19 of the Constitution. भारत का संविधान वो हमें ये पावर देता है कि हम कोई भी ऐसी व्यवस्था काम कर सकते हैं जिसमें हम चैरिटी कर सकते हैं.
So any kind of charitable activity can be done, and the Article 19 provides you and empowers you to do that. Today, what we commonly know as NPO are basically three entities. We talk about a Section 8 company, we talk about a society, we talk about a trust. Largely, these are the three entities that we talk about. If you delve a little deeper and if you just try to classify them, then a Section 8 company is a registered and an incorporated body. A society is a registered body, and a public charitable trust is largely an unregistered body. So a Section 8 company being an incorporated and as well as a registered body, if it is also registered under the Section 12 of the Income Tax Act, भारतीय आयकर कानून के अधिनियम के अंतर्गत अगर वो विधि 12 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, उसका पंजीकरण हुआ है, तो कई सारी बेनिफिट्स उनको दी जाती हैं. They enjoy tax benefits. But now when you see that a public charitable trust, which is largely an unregistered body, barring a few states, even a unregistered trust enjoys the same kind of exemptions and the same kind of benefits that a registered and an incorporated body like a Section 8 company enjoys. The first thing, not for profit does not mean that you cannot have profits. Not for profit means that your objective is not earning profits. You have not been established for profit motive. The second important aspect is that a not-for-profit entity, an NGO in India, unless it is a majorly government-funded body, an NGO in India is a private body which is run by private funds meant for public charitable activities. But here the contrast is that even now the laws or the legal framework in India for the NGO sector are still in a very nascent stage and they still need to be developed. जहां तक पूरे परिवेश का सवाल है, तो देखिए, एक तो जो कानूनी प्रणाली है और जो व्यवस्था है, पूरी विधान की व्यवस्था है, उसमें समन्वयता आनी बहुत ही आवश्यक है. तभी जाकर के ये जो पूरा सेक्टर है वो उभर के सामने आएगा. और दूसरा, जो अभी डॉक्टर योगेश जो एक बात बोल रहे थे कि गवर्नेंस जो होता है, स्वशासन एनजीओ में बहुत आवश्यक है. और ना सिर्फ स्वशासन होना चाहिए, अभी तो वो दिखना भी चाहिए कि स्वशासन है. वो एक बहुत ही लॉ के अंदर एक काफी फेमस बोला जाता है कि नॉट ओनली मस्ट जस्टिस बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन. न्याय होना चाहिए, ना सिर्फ न्याय होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है. क्योंकि अभी के आंखों देखी पे लोग भरोसा ज्यादा करते हैं और परसेप्शंस उसी तरीके से बनते हैं और परसेप्शंस पे ही चीजें चल रही हैं. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद को एक मार्केट किया जाए. आपकी जितनी भी अच्छी चीजें हैं, अच्छा गवर्नेंस है, उसको आप सामने लेके आए. व्यवस्था के बारे में जो चीजें स्पष्टता से रखें, क्योंकि कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गुमनामी से काम कर रही हैं, लेकिन ना तो उनके पास साधन है और ना ही उनको वो कोई प्लेटफॉर्म मिल पाया है, मंच मिल पाया जहां पे जाकर के उन्होंने अपनी बातें रखी. देश में ये CSR एक्ट, जो भारत ही ऐसा देश है, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर दिस एक्ट हैज बीन इनैक्टेड, where CSR has become a part of compliance. Here it is important for all the three actors. The government has passed act, लेकिन अब जो दो actors बचे हैं, the corporate and the NGOs, they have to acquire skills, at least those two skills, to make others dance to their tune and to dance themselves. So बहुत जरूरी है कि corporates को आना चाहिए कि कैसे नचाया जाए corporates like NGOs को, और NGOs कैसे नाचे, and vice versa. NGOs को भी नाचना आना चाहिए और नचाना आना चाहिए. And when I say skill या कला, that means you should know, you can acquire it anytime. And as Anjani ji said, change is the only constant factor in life. ये एक paradigm shift है, ये एक change है जो हम सबको प्रभावित करेगा, स्पेशली NGOs को, स्पेशली corporates को already प्रभावित कर चुका है. On a lighter note, I always say by introducing CSR, we have NGOized the corporates. So it is time for now NGOs to corporatize themselves. Of course, Uday ji ने कहा कि हमें ये करना पड़ेगा, all those documents have to be put in place, we have to,
disclose things to government, but that is what the corporates are also doing. I've still made a small presentation which I would like to share. We all know that Ministry of Corporate Affairs is governing all the corporates, and that is the main governing ministry जो compliance देखती है. अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट का हमेशा एज द लाइक वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट सेड, मिल्टन फ्राइडमैन सेड, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस. एनी कॉर्पोरेट व्हेन एस्टैब्लिशेस अ बिजनेस, the interest is pure self-interest. That is, the objective is just to acquire profit, to make profit. And that is how the industrialization started after, you know, फ्रीडम. जब इंडिया स्वतंत्र हुआ और उसके बाद कॉर्पोरेट्स आए तो उनका मेन मुद्दा जो था वो सिर्फ पैसा बनाना था, सिर्फ कॉर्पोरेट्स को किस तरह से हम प्रॉफिट बना सके. फिर उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे आए जैसे टाटा, बिरला अगर नाम लिया जाए, जो चैरिटीज करना जिन्होंने शुरू किया, जिनका बेसिक मुद्दा था कि मंदिर बना दे, धर्मशाला बना दे, अस्पताल बना दे. उसके बाद एक दौर आया जब PSUs जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लाइक गेल, BHEL एंड REC, वो उन लोगों ने ऐसा काम शुरू किया जहां पे बिकॉज उनके जो एस्टैब्लिशमेंट थे वो शहर से दूर बसे हुए थे, दे वर एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ द अर्बन एरिया, सो दे स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट in which the strategic giving was linked to business interest. So CSR का act कहता है कि any company which has a net worth of rupees 500 crore or more, or turnover of rupees 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more. मतलब 3 तरह की कैटेगरीज, जिसमें या तो आपका नेटवर्थ 500 करोड़ हो, या आपका टर्नओवर 1000 करोड़ हो, या आपका प्रॉफिट 5 करोड़ हो, तो आपको एक CSR करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? आपको पहले एक CSR कमिटी बनानी पड़ेगी. यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी in which there will be 3 or more directors. So पहला काम CSR Act ने ये किया कि it has brought CSR from back room to boardroom. That means now it has become a boardroom discussion matter in which one director should be an independent director. That applies to listed companies wherein one person should be an independent director. Otherwise, there should be 3 or more directors. And board has to disclose the composition of the CSR committee. CSR कमिटी को कुछ काम दिए गए थे, उनको बताया कि आपको एक फॉर्मुलेट करना है CSR पॉलिसी. अगेन एक नई चीज जो पहले कंपनीज में नहीं थी, एक CSR पॉलिसी बनाना है जिसमें आप एक्टिविटीज लिखेंगे जो आपको शेड्यूल 7 के अंतर्गत आती है और आपको CSR के अंडर लेना है. यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR पॉलिसी which shall indicate the activities to be undertaken by the company as specified in schedule 7. मैं आपको बताऊंगी schedule 7 क्या है आगे. और आपको ये भी बताना है कि आप कितना अमाउंट खर्च करेंगे, और आप सिर्फ उसको सिर्फ लिखेंगे नहीं, आपको मॉनिटर भी करना है उस पॉलिसी को फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस वाज द रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू CSR कमिटी. While the board was asked to approve that CSR policy and ensure that activities are undertaken. बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको पॉलिसी को अप्रूव करना है, वेबसाइट में डालना है, और आपको उन एक्टिविटीज को अंडरटेक करना जरूरी है. सो इट इज नॉट दैट इट रिमेन्स इन पेपर, बट इट नीड्स टू गो आउट ऑन द ग्राउंड. और बोर्ड को ये भी बोला गया था कि हर साल के 2% एवरेज नेट प्रॉफिट को आपको खर्च करना है. मतलब 3 साल पहले शुरू हुआ था 3 immediately preceding financial year. Now it is any year you have this kind of, you know, bit of turnover or average net worth, you need to spend 2% of the average net profit. In order to carry out implementation of CSR, you have to have an established track record of 3 years in undertaking similar projects or programs. और आपको ये देखना है कि जो भी आप प्रोग्राम या एक्टिविटी लेते हैं वो उसकी मोडालिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, और हर एक्टिविटी को आपको प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के रूप में लेना चाहिए. दैट मींस वन ऑफ एक्टिविटी इज नॉट एक्सेप्टेड इन CSR. We are getting 90% of resources from CSR, and at the same time it is a little Eldorado, you know, chasing the, you know, उस किसकी के पीछे भागना. और दोनों चीजें बराबर है, रियलिटी है. I am little concerned about the divide that we are creating.
And one of the participants already has put a question. Will SSC kill the small organization? Okay, will the SSC जो नया concept है, will it kill the new organizations or smaller organizations who are spread across the country? कुछ ही लोग बचे रहेंगे. Okay, it is a role of the market. Market dynamics are spreading fast. पहले जो हम लोग सोचते थे ना कि एकदम दिल से करना चाहते हैं, I am inspired by just doing something for the poor, I am inspired by doing something for the people, but I don't care who comes and who goes. That is changing because almost 2 million, 20 lakh social enterprise, जो social entrepreneur वो घुस गए हैं मार्केट में, और it is becoming a play of market forces. डोनेशन, FCRA, CSR और सरकारी अनुदान, ये 4 हमारे पॉकेट्स थे. ओके, सरकार वाला धीरे धीरे कम होते जा रहा है क्योंकि सरकार इज इम्प्लीमेंटिंग. FCRA ऑलमोस्ट 50-60% माइनस हो गया, रहा बचा कुछ CSR, which means the pot is being squeezed. Okay, and very few opportunities are available. I am very biased towards small grassroots organizations, क्योंकि आप कुछ करें ना करें वो गांव में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. Whether funding comes or funding doesn't come, अच्छा बेचारा 20 साल दे चुका है, जिंदगी खपा चुका है, वो गांव में काम कर रहा है. So whether your CSR law comes, whether this happens, that happens, that person is already doing something. So if we can actually become a bridge and bring something, just to accelerate that person's work, I am personally so much, biased towards that. That doesn't mean we can survive with that only. That is where this social stock exchange concept is both a threat है and opportunity भी है. पहले तो मैं बता दूं what is social stock exchange, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मैं अभी भी उसको सब लोग दोहन कर रहे हैं. Very difficult to understand कि ये सोशल सेक्टर में फाइनेंस को कैसे घुसाएं, है ना. तो people are still struggling to interpret ये रिस्क इन्वेस्टर है, इम्पैक्ट इन्वेस्टर है, सोशल आउटकम फंडर है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. सो आई वुड नॉट गो इनटू explaining all the concepts, but basically what I have understood after reading and understanding and listening to several webinars and videos, this is an opportunity to create a market based system, where people who have money, people who want to fund, and people who are looking for money can do some trading system, like a normal stock exchange, NSE or BSE, where if I have money, I go and buy a stock. Okay, there are instruments, bond, equity, debt, debentures. So this is similarly a market system where a platform is being created. Then there is some concept like risk investor, those who want to put their money and others can, then come together. So this is not to say I have to put my NGO on the list, I have to sell my NGO cause and somebody. That is also possible, but you can also club yourself together. If you are doing work on gender, you can be part of the gender platform. This is not spelled out, but I have read that you don't need to be listed. So small grassroots organizations certainly are not being eliminated. There is always that platform. There will be intermediary, there will be information repository, there will be evaluators. So if we pass through that, that is not negotiable. That means all of us need to have basic minimum compliance required. सभी पार्टिसिपेंट्स को और हमारे सभी जो पैनलिस्ट थे जो आए, अपने इतना अमूल्य समय दिया, अपने अनमोल विचार रखे, उन सभी को विश्व केंद्र और क्रेडिबिलिटी अलायंस के तरफ से
तहे तहे दिल से आभार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। और हम अपने दोनों संस्थान के साथियों, क्रेडिबिलिटी अलायंस और विश्व केंद्र के साथियों को, और इसके अलावा अन्य चैनल से सभी लोगों ने जो ये मैसेज को सर्कुलेट किया, बैकग्राउंड में काम करते रहे। हम लोग तो एक एक्टर के नाते स्क्रीन पर दिख जाते हैं, लेकिन पीछे जो हमारे सभी डायरेक्टर साथी गण रहे, उनको बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Dola sir. Thank you so much. Anjali sir, thank you, Uday ji, Thank you, Ajit sir. ji. Thank you to Everybody. Credibility Alliance and Vishwa Yoga Kendra. Thank you, Uday Shankar ji, Harish ji, Ajit ji. It was a wonderfully organized program. Thank you so much. Honor to be here. Thank you. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.